गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़ गए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पे से नंदुराज के साथ। आज क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टडी करेंगे, तब इसके बाद जो है डेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी करेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन तुम कह सकते हो कि दो पार्ट में बट गया है। फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो शुरुआत आज हमारी होगी इंडेफिनिट इंटीग्रल से। इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली एक क्या है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है या रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये क्या है? तो कहते हैं कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस माना जाता है। इसलिए इंटीग्रल को हम लोग याद रहे, इसीलिए इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का एंटी मतलब जस्ट रिवर्स की बात करते हैं। हालांकि इसके लिए एक और नाम हम लोग देते हैं प्रिमिटिव। कई नाम यहाँ पर प्रिमिटिव। तो इंटीग्रल बोले, एंटी डेरिवेटिव बोले, प्रिमिटिव बोले, सबका मतलब एक ही होता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, इनवर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x), ओके। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर f(x) हो, यहाँ कैपिटल F से दिखा रहे हैं या स्मॉल f से दिखा रहे हैं, सिर्फ नोटेशन चेंज करा हुआ है। यदि इस डिफरेंशिएशन का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर a है तो तय है कि इसका इंटीग्रेशन a होगा। मतलब ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। क्लियर है? डिफरेंशिएशन किसका चाहिए हमको? f(x) का चाहिए। ये dx यहाँ लिखा जाता है वेरिएबल के लिए। क्लियर है? जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये है साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और dx किसको दिखा रहा है? कि ये है वेरिएबल को दिखा रहा है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। यहाँ पर f(x) का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट पे किया जा रहा है। यानी ये dx जो है सिर्फ वेरिएबल को बताने के लिए यहाँ पर यूज में लाते हैं। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में भी होता था, हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम इस f(x) का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि d के साथ यहाँ पर जो अटैच है एक्चुअली वो वेरिएबल को बताता है कि हम किसी इंटीग्रेंड का हम किसके रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने बताया कि अगर इसका डिफरेंशिएशन a है तो तय मानो कि इसका इंटीग्रेशन a होगा, इसका इंटीग्रेशन a होगा। यानी यहाँ पर a क्या हो जाएगा? f(x). यानी तुम देख रहे हो कि जस्ट हम यहाँ पर इनवर्स की ही बात कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस पे ही जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे कि मान लो हम कुछ एग्जाम्पल से तुमको समझाएं, कुछ एग्जाम्पल से समझाएं। एक कंक्लूजन मेरा तो निकल ही रहा है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज f(x) दिखा दिया। वैसे यहाँ पर एक c भी लिखने का नियम है। c एक्चुअली क्या दिखाता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट को दिखाता है। क्लियर है? एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब हिंदी वर्ड समाकलन। इंटीग्रेशन में एक्चुअली हम कई छोटे छोटे चीज़ को हम ऐड करते हैं। समझो मैं क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन में हम कई छोटे छोटे फंक्शन को ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब सम, समाकलन, सम यानी सम ऐड करने से मतलब होता है। खैर, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हम यहाँ पर दे देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा हम बाद में बात करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक्स क्यू है,
एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x²। ओके, तो बहुत स्पष्ट है कि इतने का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इतने का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यू। जस्ट रिवर्स होता है, 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यू मिलना चाहिए। ओके, उसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें कि x³ + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर x³ का 3x², 4 कांस्टेंट है, अभी भी 0। तो इसका मतलब है कि इतने का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x³ + 4 मिला। अगर मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम कहें कि x³ - 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बार पुनः तुम जवाब दोगे क्या होगा, 3x² - 5 कांस्टेंट टर्म 0। इसका मतलब कि इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ - 5। बहुत स्पष्ट है कि इस बार हम कह रहे हैं कि 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो इस बार तुम कह रहे हो कि x³ - 5 होगा। अब तुम समझो, यहाँ पर पहला कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशियल का जस्ट रिवर्स होता है, इसलिए हम इंटीग्रेशन को जो है एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब तुम एक बार कह रहे हो कि 3x² का इंटीग्रेशन जो है x³ होगा, अगले बार कह रहे हो कि वही फंक्शन है, इंटीग्रेशन जो है x³ + 4 होगा, इस बार पुनः वही फंक्शन है लेकिन तुम कह रहे हो कि इंटीग्रेशन जो है x³ - 5 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हमें देना चाहिए, यही कांस्टेंट टर्म यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि हम कहें कि 3x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, हम कहेंगे x³ + c, चाहे वो c, ठीक है, यहाँ पर c के रूप में यहाँ पर 0 था, यहाँ c के रूप में +4 है, यहाँ पर c के रूप में -5 है। c लगाने के पीछे वजह समझ में आ रहा है, c यहाँ तुम्हारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, इंडेफिनिट इंटीग्रल का जब भी हम प्रॉब्लम बनाते हैं, आंसर लिखने से पहले हम c पुट कर ही देते हैं। चलिए, अब तुमको समझना क्या है, एक्चुअली इंटीग्रेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमने बोला कि छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन जरूरी है। जैसा भी हमने बोला कि x³ का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 3x²। एग्री करते हो? अब हम तुमसे पूछें, केयर करना, x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। बहुत बढ़िया। अब हम तुमसे ये पूछें कि किसको हम डिफरेंशिएट करें तो 3x² आएगा। अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ पर हम करें व्हाट, हम किसे डिफरेंशिएट करें कि 3x² आएगा, तो तुमको करना क्या चाहिए कि इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। अगर हमें इंटीग्रेशन आता है तो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, कि इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी आएगा इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। समझ में आ रही है बात? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो इतना आएगा, तो हुआ कि भाई आप इसको इंटीग्रेट कर लो, पता चल जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए, हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। क्लियर है? अगर फॉर्मूला पता है तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले तुमको फॉर्मूले की जानकारी होना ही चाहिए। तो हेडिंग डालो, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। चलिए, तो कुछ फॉर्मूला पहले, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ xn विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ xn या इंटीग्रल ऑफ xn विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो पावर है, पावर कितना है n, उस पावर में
1 जोड़ दो, जो आया जुड़कर उतने से ही डिवाइड कर दो। जो पावर कितना है n, उस पावर में 1 अपने से ऐड कर दो। ये जुड़कर जो आया उतने से ही तुमको डिवाइड कर देना है। ठीक, तो बहुत स्पष्ट है कि अगर हम कहें कि इतने का इंटीग्रेशन a है तो इतने का डिफरेंशिएशन xn होना चाहिए। अब तुम चेक करना चाहो तो कर लो, चलो हम तुमको दिखा देते हैं। ddx डिफरेंशिएशन दिस का, ओके, चेक कर रहे हैं हम लोग। हमने बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुमको याद है तो समझ लो कि इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला तुमको याद हो जाता है। यहाँ 1/n+1 कांस्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन के पीछे, तो बहुत स्पष्ट है किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, x⁴n+1 का। ओके, xn का क्या होता है डिफरेंशिएशन, nx⁴n−1, n के रूप में है n+1 nx n-1, तो इसमें अगर 1 घटाओगे n-1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा x। हमने बताया कि इतने का इंटीग्रेशन a है तो पक्का है जी कि इतने का डिफरेंशिएशन xn होगा। दिख रहा है रिवर्स प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। चलिए, उसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें कि जरा बताओ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ n के जगह पर कितना है, 1 है, 1 छिपा पड़ा है, तो जो पावर है उसमें 1 अपने से ऐड कर लो और जुड़कर जो आया उतने से ही डिवाइड कर दो, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड कर दो। तुमको बताएं कि c तो हमको लिखना ही पड़ता है, तो बार बार न लिखे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो लास्ट में आंसर लिखने से पहले c लगा ही देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिंपल, अगर हमसे कोई पूछा x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो x² कहते हैं, c तो रहता ही है जी। उसी प्रकार से अगर हमसे कोई कहे कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड कर दो। हाँ ठीक है, वो c तो रहेगा। x² का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, x³ 3। ओके, चलिए, यानी बेसिक फार्मूला हमारा यही है जी। xn का इंटीग्रेशन जो पावर है उसमें 1 जोड़ा जाए, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड कर दिया जाए। ओके, उसी प्रकार से अब हम तुमसे कहें कि ddx sin x का क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन तुम कहते हो cos x होता है। ओके, बहुत स्पष्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, sin x होगा। ठीक, एक्चुअली इंटीग्रेशन सम को दिखाता है, सम s। एक्चुअली एक तरीके से देखो तो एस टाइप से ही बना हुआ है, इस एस को थोड़ा फैला दो तो कुछ ऐसा ही दिखने लगे। सम एस, एस कुछ इसी अंदाज में लिखा गया है, समझ में आ रही है बात। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो बहुत स्पष्ट, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बन गया फॉर्मूला। कॉस का इंटीग्रेशन बोलते रहो साइन। लेकिन थोड़ा रुक कर बात करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ,
माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स। हाँ, तुम ये चाहो इस माइनस को यहाँ से हटा के इधर कर दो, अच्छा होगा। अब हमसे कोई पूछे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस कॉस एक्स। क्लियर? उसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग रट चुके हैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x। तो बहुत स्पष्ट कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x। ओके, अच्छा जी। अगर हम तुमसे कहें कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जवाब आता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, रिवर्स, इसका मतलब इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा, कॉसेक एक्स होगा। हाँ, चाहें तो माइनस को हटाओ, यहाँ पर नोट करो उस साइड में। तुमको सारे फॉर्मूले, शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे रखने हैं, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, फॉर्मूले हम तुमको देते रहेंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम बनाओ, फार्मूले का लिस्ट सामने रखो, यकीन मानो कि कुछ प्रॉब्लम बनाते बनाते सारे फॉर्मूले खुद ब खुद रट जाते हैं, तुमको अलग से मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है जी। इसलिए काइंडली सारे फार्मूले तुम एक जगह इकट्ठे करके रखो और ईमानदारी से तुम घर पे बैठकर प्रॉब्लम मेरे साथ तालमेल मिलाकर बनाते रहो। यकीनन इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने लगेगा जी। लेकिन इंटीग्रेशन में एक चीज़ तुमको ध्यान रखना है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। एक्चुअली यहाँ 1 का डिवाइड हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा था। क्लियर? यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ भी 1 का डिवाइड हुआ है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ भी 1 का डिवाइड हुआ है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1, तो 1 का डिवाइड हुआ है। मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हें इंटीग्रेशन में तुमको ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको डिवाइड करना चाहिए। मीन्स जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब यदि तुमसे किसी ने पूछा कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर करो। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन तुमने क्या बोला, sin x। यहाँ x कोफिशिएंट कितना था, 1 का डिवाइड नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार से कोई पूछा cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लड़का सोचता है कि cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो cos 3x का इंटीग्रेशन भी sin 3x हो जाएगा। गलत। तुमको देखना है यहाँ x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो उसको अलग से डिवाइड करना ही होगा। और जैसा हम बोल रहे हैं बुक में यहाँ पर C वगैरह लिखा मिलता है, ये तो हर बार C तो लगना ही लगना है। वो जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आंसर में लास्ट में हम लोग C लिख देंगे। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3, 3 को डिवाइड करना ही पड़ेगा, जो भी x कोफिशिएंट उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन a नहीं बन पाएगा। 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a आ जाएगा। चेक करनी है, चलो हम तुमको चेक करा देते हैं। हम ddx किसका निकालते हैं, इसका sin 3x/3 का। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसका इंटीग्रेशन a तो इसका डिफरेंशिएशन a होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। 1/3 कांस्टेंट टर्म है, पीछे गया, ठीक है। अच्छा जी, 1/3 साइन का डिफरेंशिएशन cos, चेन रूल में आओ, एंगल उतरेगा वहाँ जाएगा, उसमें 3 पीछे x का। क्लियर?
3 से 3 कैंसिल, बच गया क्या, cos 3x आ गया। अब तुम इस बात को समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे इंटीग्रेशन में x कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको याद करके डिवाइड करना ही पड़ेगा जो x कॉफिशिएंट है। ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूले का लिस्ट हमारा बनता जा रहा है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, कितना होगा माइनस कॉसेक x। ठीक है, चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग फॉर्मूले यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ओके, तो इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा सेक एक्स, जस्ट रिवर्स। उसी प्रकार से हम लोग कहते थे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था, तो कहते थे तुम माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कि इतने का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, कॉट एक्स होना चाहिए, कॉट एक्स होना चाहिए। अरे यार, माइनस को साइड कर दो ना, यानी बना फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट एक्स। यहाँ भी वही कहानी, एक्स कॉफिशिएंट कितना है 1, एक्चुअली 1 का डिवाइड हुआ है। यहाँ भी एक्स का कितना कॉफिशिएंट 1 का डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर एक्स कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी होगा अलग से तुमको डिवाइड करना ही चाहिए। ठीक है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। अच्छा जी, तुम कहते थे कि ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, ई एक्स, तो बहुत स्पष्ट है कि इस ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा, बन गया फॉर्मूला। कोई पूछा ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ई एक्स, क्लियर है। उसी प्रकार से तुम कहते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, हालांकि ई एक्स हो या ए एक्स हो, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तुमको याद होगा। तो ए एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कहते थे वही लॉग ए, याद आ रहा है क्या, क्लियर। तो इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स। लेकिन लॉग ए तो कांस्टेंट टर्म है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म पीछे जाने का रिवाज था, तो याद रहे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म पीछे जाता है, याद रहे। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्या होगा, ओके, तो 5 तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कैसे पता चला, तो d के साथ जो अटैच है x वो वेरिएबल है, तो x छोड़कर कुछ भी होगा तो कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट है तो पीछे आ गया, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा x का। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म पीछे होते थे, याद रखो कि उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म पीछे जाने का रिवाज है। 5 यहाँ पावर कितना है 1 1 1 1 एक्सन, तो हमने बोला एक्सन वाले में कैसे चलता है, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ा तो क्या है 2, जुड़कर जो आया उतने का ही डिवाइड कर दो, क्लियर है। हाँ सी, तो आंसर लिखते वक्त हम लोग शो कर ही देते हैं। तो हम तुमको समझा रहे हैं कि लॉग ए तो कांस्टेंट टर्म है, आ गया इंटीग्रेशन के पीछे, और वही आ गया फिर नीचे, यानी ए आ गया नीचे। तो क्यों ना हम इसे एक फार्मूला के रूप में देखें कि ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे वही मतलब समझ में आ रहा है, वही बाय लॉग ए। यहाँ भी एक्स कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का डिवाइड हुआ है। तुमको समझना होगा, अगर तुमसे कोई ए कहे कि ए का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे वही, समझो वही, यहाँ भी हमने कहा वही बाय लॉग ए, तो हमने बोला लॉग
ए, बट यहाँ x कॉफिशिएंट 1 था, 1 का डिवाइड हुआ था, लेकिन यहाँ x कॉफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पर अलग से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये बना फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट टर्म पीछे जाना है, इतना तो क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल तुमसे कहें कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तुम कहते थे 1। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो तुम कहोगे x। अरे 1 इंटू दिस, अरे यार समझ रहे हो तो केवल dx ही बोल लो ना। तो अब बोलो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। कभी भी पूछे dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्चुअली dx का इंटीग्रेशन मतलब कहने का मतलब 1 का इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन बोलचाल में हम लोग कहते हैं क्या कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। बहुत बेसिक फार्मूला, नोट कर लो इसको। उसी प्रकार से केयर करना लॉगैरिथम फंक्शन। अच्छा, कैलकुलस में जब भी एलओजी से लॉग लिखते हैं और बेस कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या निकाला जाता है? ई। तो log x का डिफरेंशिएशन बेस ई वाला कितना हुआ करता था? 1/x। तो कह लूँ क्या कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। log x बन गया फॉर्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन log x। उसी प्रकार से केयर करो, मेरा केयर करो, साइन का इंटीग्रेशन हमने तुमको बताया, अभी जस्ट नोट करवा दिए भाई। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, अभी नोट हो गया है। उसी प्रकार से हमने बोला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स, ये भी नोट करवा दिए अभी। लेकिन ये तो अभी हमने नोट करवा दिया हुआ है, लेकिन कुछ और फॉर्मूले हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम सबका फॉर्मूला दे देते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है माइनस लॉग कॉस x या लॉग सेक x, एक ही चीज़ है यार। ठीक है, इसको सेक को लिख सकते हो 1/cos, उल्टा पुल्टा करने पर माइनस आ ही जाता है, सेम चीज़ है। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम इसको ड्राइव करवाएंगे जब हम इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ने लगेंगे, तो इसको प्रूव करवाएंगे। ठीक है, एक इसको प्रूव हम करवाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में। लेकिन इतना तो क्लियर है, तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, tan x आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। इतने को भी डिफरेंशिएट करोगे तो tan x आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लें। अगर हमसे कोई पूछा कि cot x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हम कहें log sin x। ये सब आगे का जो चैप्टर होगा सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन, वहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो जाता है क्या कि अगर हम कहते हैं कि cot का इंटीग्रेशन log sin x है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot x चेक करना है, लोग कर लेते हैं। log sin x का डिफरेंशिएशन, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो पक्का है कि log sin x का डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए? cot x, चेक कर लो। log x का 1/x, log के से बगल वाला उतरा, साइन वहाँ गया, साइन का डिफरेंशिएशन बना cos, और ये cos बाई साइन मिलकर क्या हो गया? cot x आ गया, cot x। चेक है, चेक है, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, बहुत बड़ी बात। उसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछा कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जवाब होता है log sec x प्लस tan x। बहुत स्पष्ट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमसे कहा कोई कौन बच गया, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक का, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ए फॉर्मूला ए जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने लगेंगे तो इसको उसमें हम चेक भी कर देंगे।
यानी सभी 6 के 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 2 3 4 5 6 इसका भी फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा रहना चाहिए। शुरुआत में तुमको फॉर्मूले का लिस्ट सामने रखो, क्वेश्चन बैंकर बनाते रहो, प्रॉब्लम बनाते जाओगे, खुद ब खुद फॉर्मूले जो है याद होते जाएंगे। हमने ये भी सीखा कि ddx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्पष्ट है जी कि इतने का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होना चाहिए। जस्ट उल्टा, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा साइन इनवर्स x। कहानी सब जगह वही है। यहाँ x कॉफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, यहाँ x कॉफिशिएंट कितना है 1, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी उसी प्रकार से आगे चलकर बात होगी। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो बस केवल इसे माइनस लगा करता था जी, याद करो। तो इसका मतलब है कि इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस इनवर्स x, इतने का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x हुआ कॉस इनवर्स x। माइनस को यहीं पर छोड़ना है, माइनस को यहीं पर छोड़ना है, उस साइड नहीं भेजना। उस साइड अगर तुम भेजोगे तो कहोगे किसका भी डिफरेंशिएशन ए अलग हो जाएगा। अभी माइनस को यहीं पर रखना है, क्यों, बाद में बात करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार तो इतने का इंटीग्रेशन कितना बनेगा tan इनवर्स x, सब में वही कहानी है जी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा tan इनवर्स x होगा। सब में वही जैसे कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे पढ़ते थे, तो पढ़ते थे 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इतने का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x, तो ये सारे बन जाते हैं फॉर्मूले जिसे हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, इतने का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा सेक इनवर्स x। बाकी जितने भी इन्वर्स वाले तुम जानते हो सब में कहानी वही होना है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले अभी तुमको दिए हैं जिससे तुमको बेसिक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम बनाने में हाथ पांव चलने लगेंगे। बाकी कई सारे फॉर्मूले तुमको बीच में मिलते रहेंगे और हमारा रिक्वेस्ट है कि सारे फॉर्मूले आप एक जगह रखेंगे शुरुआत में, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक है, एक्सरसाइज 12, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ इंटीग्रेशन के चैप्टर जो है आर.डी. शर्मा से हमने सॉल्व किया हुआ है शुरुआत में, लेकिन फिर उसे हम रोक दिए क्योंकि आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व किया जाए, क्योंकि आर.डी. शर्मा से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और हमने इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं कि कुछ क्वेश्चन पास करने पे बहुत लड़कों का कमेंट आता है कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दी, आपने इजी वाले बना दी, आपने भारी वाले छोड़ दी। ऐसा नहीं होता है। हमारी पूर्ण कोशिश होता है कि जो भारी क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें। कोई भारी नहीं होता है जी, कॉन्सेप्ट पकड़ने का ज़रूरत होता है। सभी प्रॉब्लम आसान ही होते हैं। इस बात को तुम भी समझ सकते हो कि हर एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना जो है यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। हम इतना प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करें और उन प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चा घर पर भी बैठकर बड़े आराम से प्रॉब्लम को निकाल ले। इसलिए हमने शुरुआत में आर.डी. शर्मा हमने कुछ चैप्टर को सॉल्व करी, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व की जाए। तो कुछ प्रॉब्लम आर.डी. शर्मा के सॉल्व हैं, आप उसको देख सकते हैं। फ़िलहाल ये एक्सरसाइज 12 आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन चैप्टर आपका यहीं से शुरू हो जाता है। फर्स्ट का ये फर्स्ट है, इनको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा अच्छे से शुरुआत में ऐसे हाथी के सूंड जैसा कुछ तुमको दिख रहा होगा, ये देख लो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x7 विथ रिस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रल ऑफ x to the power 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल भाषा में x to the power 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो यार, हमने तुमको क्या बताया, xn का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, आइए जुड़कर जो मिला ना उतने से डिवाइड कर दो। ओके, यही हुआ।
यहाँ n के रूप में कितना चल रहा है 7, xn n के रूप में 7, इसमें 1 अपने से ऐड कर लो तो बन गया x पावर 8 और जो आया पावर उतने से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड करना होगा 8 से। और हमने बताया कि आंसर लिखने से पहले c तुमको लिखना ही लिखना होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब तुम देख सकते हो कितने का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इसी का अगर हम थर्ड देखें, पहला का थर्ड, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 क्या होगा। अब इसको 1/x लिख सकते थे क्या, x टू द पावर -1 है, बिल्कुल लिख सकते थे क्या 1/x का इंटीग्रेशन। अरे सीधे होता है log x यार। तुमको एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये कोई लड़का सोचेगा क्या xn वाले पे नहीं निकलेगा, अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पावर में 1 जोड़ना होगा, -1 + 1 आ गया, x का पावर 0, अरे कैंसिल हो जाएगा बाई -2, ये गड़बड़ हो जाएगा। तुम ध्यान रखना यहाँ 1 छोड़कर -1 है तो तुमको इसी रूप में जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी पावर है तो तुम एक्शन के रूप में उसको तोड़ सकते हो। क्लियर? ठीक है। नंबर 1 जब तक गिरेगा नहीं तब तक शुभ होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, टू का फर्स्ट है, x टू द पावर 5/3 का इंटीग्रेशन चाहिए, यही है क्या? अरे सिंपल xn n 5/3। अरे यार कैसे निकलेगा, जो पावर है xn, फॉर्मूला देखो xn, इस पावर में 1 जोड़नी है, इस पावर में 1 जोड़ दो, जो मिला जुड़कर उतने से डिवाइड करना होता है, जो मिला जुड़कर उतने से डिवाइड करना होता है। बस ये हो गया 8/3, ये भी हो गया 8/3। अरे समझ रहे तो 3 ऊपर चला गया। ठीक है, आंसर लिखने से पहले सी, बहुत सिंपल। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा अगर कुछ बेसिक फॉर्मूले शुरुआत में अगर आपको याद है तो। एक अच्छा, फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन और हमको लेना था लग रहा है। फर्स्ट का 6 है, 2 के पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए। अभी फॉर्मूला हमने क्या दिया, ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल तो क्या होता है, वही बाई लॉग a। तो क्या होगा, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वही बाय लॉग a यहाँ कितना होगा 2। अरे आंसर लिख रहे हो, लिख लो। फर्स्ट में और कोई बतानी है क्या? चलिए फर्स्ट में अगर हम 7 देख लें, 8 है, समझ रहे हो तो बहुत आसान होगा। इंटीग्रेशन चाहिए 1/√x3, और इसके पूछ में लगा है 4 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके आसान करो। 1/, इसका क्या मतलब, x3, और हमने बताया कि जो पूछ में जो लगा होता है 1/, उतना कर देते हैं, यही नियम है कि जो पूछ में लगा है वो 1/this हो जाता है। बहुत बढ़िया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पावर में पावर का मल्टीप्लाई, x के पावर 3/4 बन गया, पावर में पावर का मल्टीप्लाई, इसको ले गए ऊपर तो क्या हो गया, x का पावर -3/4। अरे ऊपर ले जाओ ना, अब एक्शन का रूप ले लिया। ये करना क्या है, जो पावर है n+1 जो पावर है उसमें 1 जोड़ना है, जुड़कर जो मिला उतने से डिवाइड करना होता है। क्लियर? एक्सन क्या होता है, xn+1/n+1 जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जुड़कर जो मिला उतने से डिवाइड कर लो। बहुत आसान है जी। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, ये भी हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला गया, ये 4 ऊपर गया तो 4 आंसर लिख रहे हैं, इसलिए सी। क्लियर? चलिए
शुरुआत वाले प्रॉब्लम बहुत सिंपल, मात्र केवल फॉर्मूले का प्रैक्टिस और कुछ नहीं। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में कोई जान नहीं, 2 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 6x का पावर 5 माइनस 2/x4 माइनस 7x प्लस 3/x माइनस 5 प्लस 4x, खामखा परेशान करने की कोशिश इतना लंबा फंक्शन देकर, प्लस 7x। इतने का इंटीग्रेशन चाहिए x का रेस्पेक्ट, इतने का इंटीग्रेशन x का रेस्पेक्ट। एक बात तुमको नोट कर लेना चाहिए, क्या कि अगर मान लो इंटीग्रेशन है और यहाँ इंटीग्रेशन चाहिए किसका, fx प्लस माइनस gx का, तो जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन जोड़ घटाव पर बट जाया करता था, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन भी बट जाया करता है। यानी किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, fx का प्लस हो तो बीच में प्लस देना, माइनस हो तो बीच में माइनस देना। फिर किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, gx का, तो ये dx इस पर भी जाएगा और ये इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों पे जाएगा। तो अब किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, तो gx का। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन जोड़ घटाव में बढ़ जाया करते हैं, इंटीग्रेशन भी जोड़ घटाव में बढ़ जाया करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो यहाँ पर k कोई एक फंक्शन है, इसके साथ k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे निकल जाता है, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, fx का। ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? इसे नोट कर लें। जोड़ घटाव में इंटीग्रेशन बढ़ जाने हैं और कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाइड है अगर किसी फंक्शन के साथ, वो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे आ जाता है। डिफरेंशिएशन में भी ये काम हुआ करता था। चलिए, तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का सिंबल सब पर जाएगा और उसी प्रकार से ए डी एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ए डी एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ए डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो समझो, ए इंटीग्रेशन गया इस पर, तो डी एक्स भी तो आएगा इधर से मल्टीप्लाई होके इधर, समझ में आ रही है बात। माइनस ए इंटीग्रेशन गया इस पर, इधर से डी एक्स भी तो आया, माइनस ए इंटीग्रेशन गया 7x पर, इधर से डी एक्स भी मल्टीप्लाइड हुआ इस पर, प्लस ए इंटीग्रेशन गया इस पर, ए डी एक्स भी मल्टीप्लाइड होकर आया इधर, माइनस ए इंटीग्रेशन गया इस पर, देखते चलना 5, ए भी गया इधर डी एक्स, प्लस ए इंटीग्रेशन गया इस पर, इधर से dx भी आया, प्लस ए इंटीग्रेशन गया 7 टू द पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, dx भी आएगा। अब समझ में आ रही है बात। अब कांस्टेंट टर्म पीछे जाने का नियम है, तो 6 यहाँ से कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, x5 का, माइनस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, 1/x4 का। x4 को ऊपर ले जाते हो तो x का पावर -4 बन जाता है। अरे एक्शन को तोड़ देंगे ना, इसलिए ऐसा किया। -7 कांस्टेंट टर्म पीछे जाएगा, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, सिर्फ x का, प्लस 3 कांस्टेंट टर्म ये 1/x, इसको x टू द पावर -1 मत करना, इसमें ध्यान रखना। 1/x वाले में x का पावर -1 करके एक्शन पे नहीं तोड़ना, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन सीधे हम लोग को मालूम है log x। -5 पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, dx का, प्लस 4 पीछे गया तो किसका dx निकलेगा, ex का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x। अभी हमने क्या करा कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम पीछे ले गए। ठीक है, चलिए इधर से कुछ खाली करो। अब देखो, इसको भी हटा देते हैं, बस फॉर्मूला फटाफट यूज़ करो। 6 बना है, इसमें पावर में 1 जोड़ो, कितना बना 6, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करो,
माइनस 2 बना हुआ है। xn पावर में 1 जोड़ो तो इसमें 1 जोड़ोगे तो -3, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, -7। यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना छिपा है 1, 1 अपने से ऐड करना है तो क्या बन गया x2, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, +3। 1/x का इंटीग्रेशन dx यहाँ छूट रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्लियर, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, -5 dx का इंटीग्रेशन सीधे फॉर्मूला है x, +4 ex का इंटीग्रेशन, यहाँ देखो dx छूट रहा है, ex का इंटीग्रेशन, अरे ex ही यार, प्लस ax, अरे वही बाई log a x यानी log 7। आंसर लिख रहे हो तो c लिख देना है, ठीक है। यानी वो कह रहा है, एक तरीके से कह लो कि तुमको यहाँ बस मात्र फॉर्मूले रटवाया जा रहा है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस बहुत बेसिक। इसी में अगर हम 2 का थर्ड देख ले, किसका इंटीग्रेशन चाहिए, x/a प्लस a/x प्लस x टू द पावर a प्लस a का पावर x प्लस ax, इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। अब तुम जैसा हमने बताया कि प्लस माइनस पे इंटीग्रेशन बटने हैं, ओके, तो इंटीग्रेशन सब पे जाएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल सब पे जाएगा, साथ में dx भी सब पे जाएगा। ये गया इस पर, अरे तो dx भी तो आएगा यार, वेरिएबल तो रहना ही चाहिए, प्लस 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 माइनस माइनस, ये गया इस पर, उधर से dx भी आया, प्लस इंटीग्रेशन गया इस पर, ओके, dx भी आया, प्लस इंटीग्रेशन गया इस पर, उधर से dx आया, प्लस 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 इंटीग्रेशन गया इस पर, इधर से dx आया। जोड़ घटाव पर इंटीग्रेशन बट जाते हैं, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में हुआ करते थे, ओके। अगला काम, अगर कोई कांस्टेंट टर्म वगैरह होगा तो उसको पीछे कर लो। यहाँ से अगर 1/a कांस्टेंट टर्म है, पीछे गया तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, सिर्फ x का, ओके, प्लस a कांस्टेंट टर्म पीछे किसका निकलेगा, 1/x का, ठीक, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस x से छोड़ देते हैं, एक ही साथ समय फार्मूला लगाएंगे, प्लस छोड़ देते हैं एज इट इज, ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है, पीछे गया x का इंटीग्रेशन। अब बस फॉर्मूला लगाते चलो जी, 1/a x n के रूप में 1 है, पावर जो है ना उसमें 1 जोड़ दो, जुड़कर जो मिला उतने से डिवाइड कर दो। a 1/x का इंटीग्रेशन log x हम रिपीट कर रहे हैं, किसको ऐसा कभी भूल कर मत करना, किसको x का पावर -1 करना है, x पर तोड़ दे, नहीं, यहाँ पावर 1 छोड़ के कुछ भी है तो तुम ऊपर ले जाकर एक्शन पे तोड़ सकते हो, प्लस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो ये बिहेव करेगा एक्सन जैसा, जैसा कि यहाँ देखो एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसका फॉर्मूला है वही बाई लॉग है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्सन उल्टा चल रहा, देखो यहाँ बेस वेरिएबल है, एक्सन ए कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है, तो ये एक्सन के फॉर्मूला पर उठना है, एक्सन n+1 बाई n+1 प्लस, अब इसको तुम एक्सन पर नहीं तोड़ सकते, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
एक्स का वही बाई लॉग ए, याद आ रहा है ना, प्लस ए बना हुआ है। यहाँ एक्स का पावर कितना चल रहा है, 1 1 1, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब मेरे ख्याल से तो यहीं पर छोड़ देना चाहिए आंसर सजा के, या एक उपाय ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, हालांकि सी तो लगा ही देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज यहीं पर छोड़ दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहला चीज़, अगर तुमको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद थे तो काफ़ी हद तक इंटीग्रेशन के फार्मूले भी याद हो गए, कुछ नया भी मिला है, कुछ आगे और मिलेगा। अगला चीज़ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जिस प्रकार से कांस्टेंट पीछे जाते थे, इंटीग्रेशन में पीछे जाने हैं। डिफरेंशिएशन जैसे u प्लस v पर बढ़ जाया करते थे, प्लस माइनस पे, इंटीग्रेशन भी बढ़ जाने हैं। अगला चीज़, इसमें आंसर लिखने से पहले सी लगा देना है, कहानी बता दिया क्यों ऐसा करते हैं। अगला चीज़ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक बनाने का तौर तरीका, डिफरेंशिएशन कंप्लीट तो तुम्हारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करने का ज़रूरत है। और जैसे हमने बताया कि आपको तालमेल मिला के चलने होंगे, जितना प्रॉब्लम हम यहाँ पर बना रहे हैं आप उतने प्रॉब्लम को घर पे बैठकर अपडेट करते रहिए। कहीं ट्यूशन कोचिंग अगर आप अभी के दौर में, कोविड-19 के दौर में अगर नहीं भी तुम जा पा रहे हो, स्कूल क्लासेस सब बंद हैं, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हम तुम तक यहाँ पर पेश करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानो बहुत आसान लगने लगेगा, पूरे मैथ आसान लगने लगेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बच्चे लोग कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, स्कूल कॉलेज ट्यूशन वगैरह बंद हैं, तो तुमको बताएं कि जब तक ऊपर से आदेश आएंगे नहीं, अभी कहीं पर भी ट्यूशन कोचिंग या स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं। घर पे बैठकर तुमको भी मेहनत करना है। बहुत सारे अब नेट इंटरनेट के ज़माने हैं, बहुत सारे तुमको वीडियो अवेलेबल हो जाया करेंगे जी। आप घर पे बैठकर जितना सेल्फ स्टडी बने अभी आप कीजिए, सिलेबस आपके रिड्यूस होने ही हैं, तो अप्रॉक्सीमेट जो है 30% आपका सिलेबस तो ज़रूर रिड्यूस होगा। तो और हो सकता है कि जो एग्ज़ाम हो थोड़ा डिले करके भी एग्ज़ाम हो, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर से आदेश आएंगे, आपके स्कूल कॉलेज खुलेंगे, पहले जो है आपको जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। एजुकेशन उसके बाद ही आता है। आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी करते रहे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से आप मदद लेते रहे, पढ़ते रहो और मस्त मुस्कुराते रहो। धीमे धीमे हम इसको भी जो है आगे हम बढ़ाते रहेंगे। आज वीडियो को यहीं पर रुकते हैं, तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।